हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म कर लिया था। उसके जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चंस थे हमने वो सॉल्व करके देख लिए। अब हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करेंगे जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे और एक और क्वेश्चंस का टाइप है उसको करके देखेंगे। वैसे उसमें भी अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा ही सॉल्यूशन होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि आप बचपन से करते आ रहे हो, शायद 8वीं 7वीं क्लास से चालू हो जाती है तो आपको वो आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोबारा अच्छे से सीखेंगे और उससे एचसीएफ एलसीएम निकालना हम सीखेंगे। एचसीएफ हमने इससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकाला था, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 शुरू दो के जो क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करने से पहले आपकी बुक में एक प्रमेय दी हुई है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है। प्रमेय का नाम सुन के घबराए नहीं कि भाई हमें तो समझ में नहीं आएगी। प्रमेय का नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। आपको प्रमेय के शब्दों को पकड़ना है कि कौन सा शब्द और इसका क्या मतलब है, ठीक है। प्रमेय आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। लेकिन इसका मतलब हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, भाई भाज्य संख्या आपको आती है, क्या होती है भाज्य संख्या? भाज्य संख्या जैसे कि 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती हैं ये। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे कि 3, 5, 7, 11 ऐसे चलती हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता है। और अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या का भाग नहीं जाता। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग ना जाए वो होती है अभाज्य। एक का तो लेकिन सब में ही जाता है, तो इसलिए मैं एक को काउंट नहीं करता, मैं उस परिभाषा को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो सब में, इस एक का तो भाग तो सब में ही जा रहा है, तो उसको क्या बोलना या फिर उसको क्या लिखना। आप उसको लिखेंगे टीचर को, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, वो आगे के शब्दों को देखेगा। तो एक का कोई मतलब नहीं है यहाँ, आप ये ना समझे कि मैंने गलत बोला है। एक का सब में भाग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या का भाग जाता है वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। और जिनमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए वो होती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो यहां देखते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित या फिर व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो हमको 18 को ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। इसके बाद 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस 18 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये जो रूप है यही है इसका मतलब, ठीक है। देखो कैसे, भाज्य संख्या है 18, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है, यानी क्या है? भाज्य है। उसको क्या कर सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये कर दिया देखो हमने, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं तथा यह गुणनखंड, ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि ये जो है इनके अलावा कोई और नहीं आएगा। इसका अद्वितीय का मतलब यहां पर ये है। यानी कि कैसे? जैसे हम यहां पर 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, 18 को नहीं लिख सकते। ये ऐसे ही रहने वाला है, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं आ सकते। और क्रम, तो क्रम इनका बदल सकता है। जैसे कि हम 18 में पहले 3 का भाग दे सकते हैं भाई, वैसे देते नहीं है, आपको यही सिखाया जाता है कि आप छोटी संख्या से स्टार्ट करें। 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 6 बार जाएगा, और 3 का 2 बार, और 2 का 1 बार, ऐसे भी दे सकते हैं। और इस प्रकार भी दे सकते हैं भाई, 3 का 6 बार जाता है, और 2 का 3, 3 का 1 ऐसे। तो इसमें कैसे आएगा क्रम? इसमें 3 गुणा 3 गुणा 2, और इसमें कैसे आएगा? 3 गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो क्रम है वो बदल सकता है, लेकिन
गुणनखंड नहीं बदलेंगे। किस प्रकार, जैसे इसको क्या लिखते हैं हम, 2 की घात 1 और गुणा 3 की घात 2, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 1, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे भाई। कैसे, 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 1। तो कुछ बदला क्या, 2 की घात यहां भी 1 है, 2 की घात यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 3 की घात यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, ठीक है। तो ये क्रम बदल सकता है लेकिन गुणनखंड अद्वितीय होंगे। इसका मतलब केवल इतना ही है कि भाज्य संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। और ये जो क्रम है वो बदल सकता है लेकिन ये गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। आपकी इस प्रमेय का इतना ही मतलब है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। अब हम इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं किस टाइप के इसके क्वेश्चंस हैं। पहले जो भी इस प्रश्नावली के 1.2 के एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस का नंबर लेंगे, क्योंकि मैं शुरुआत से ऐसे ही करा रहा हूँ, एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के लिए जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसको किस प्रकार करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, संख्याओं 4n 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती हो। क्या देखना है भाई, हमें अंक शून्य पर समाप्त होती है क्या। इसका अगर 4 की घात n का अगर सॉल्यूशन करते हैं, यानी n का मान रखें, किसमें से, प्राकृत संख्याओं में से। तो प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई थी फर्स्ट वीडियो में, क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं, एंड अनंत, ठीक है। 1 से शुरू होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो n का क्या मान होगा यहाँ, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। 0 नहीं होगा क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो इसके लिए अगर इसका मान रखते जाएं तो लास्ट का जो अंक है क्या कभी शून्य आ सकता है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। यानी कि कहें तो इकाई का अंक क्या कभी 0 आ सकता है। देखते हैं मान रख के, पहले बेस देखते हैं इसका क्या है, फिर देखेंगे कि किस प्रकार इसको करना है। पहले मैं आपको इसको समझाता हूं कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है। अगर 4 का n का मान 2 रखें यहां पर, तो ये कितना आएगा, 16 आएगा। और 4 की घात 3 यानी कि 16 चौके 64। और 4 की घात अगर 4 रखें तो 64 इंटू 4 करें तो कितने आएंगे, 256, ठीक है। और 4 की घात 5 यानी कि 256 गुणा 4 1024 आएगा। ये इस प्रकार चलती रहेगी ये, ठीक है। तो क्या ये लास्ट का अंक कभी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। कब तक नहीं आया, हमने 5 तक रख के देख लिया। अब इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, रख रख के तो देखेंगे नहीं, हम कुछ और तरीका अपनाएंगे। उसके लिए क्या तरीका है, मेथड क्या है कि हमें कैसे पता लगे, क्योंकि हम रख रख के तो अनंत तक थोड़ी ना देखेंगे कि कब 0 आ रहा है, ठीक है। उस मान को हमें निकालना है कि किसके लिए 0 आता है, तो उसको रख रख के नहीं देखना है, मेथड देखते हैं। वैसे करना यह था कि लास्ट का अंक क्या किसी पर 0 आता है। अब हम देखते हैं 0 आता कब है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 0 कब आता है। 0 कब आता है, 10 में आता है। इसी प्रकार 20 में भी 0 आता है, 30 में भी 0, 40, 50, ऐसे ही कर 100 में भी आता है, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं इस प्रकार। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 लिख सकते हैं। 40 को 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। 50 को 5 गुणा 10। इसी प्रकार 100 को 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 कब कब आ रहा है, जब इसमें 2 और 5 है, ठीक है। जब 0 आ रहा है, लास्ट का जो अंक है इसका 0 आ रहा है। 20 के लिए भी 2 और 10, इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 5। इसको ऐसे लिख सकता हूं, वैसे लास्ट में हम ऐसे लिखते हैं ना, सीधा 10 का भाग थोड़ी देते हैं भाज्य गुणनखंडों में, क्योंकि 10 तो एक भाज्य संख्या है। 30 के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, ऐसे लिख सकते हैं। 4 के लिए 4 गुणा 2 गुणा 5। मैं कुछ नहीं कर रहा, केवल 10 को खोल रहा हूं, यहां पर यही लिखा है। आप नोटिस करो एक चीज कि 10 आ रहा है तभी 0 आ रहा है, वरना 0 का ये जो पहला अंक है वो कभी भी 0 नहीं आ रहा। तो ये 2 गुणा 5 जब तक नहीं आता तब तक इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 10 में भी 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 100 को ऐसे लिख सकते हैं।
तो 2 गुणा 5 का आना एक तरह से अनिवार्य समझ लें अपन कि भाई अगर इकाई का अंक 0 लाना है तो उसमें 2 गुणा 5 आना जरूरी है, या कहें 2 और 5 आना जरूरी है। ठीक है, जब जब 0 आ सकता है इनके लिए। ठीक है, तो ये आप नोट लिख लेना, अभी मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन कराते वक्त ही। ठीक है, तो इसका ये बेस था कि हमें कैसे 0 चेक करना है। हम देखेंगे कि अब जो 4 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि इसमें क्या 2 गुणा 5 कहीं आता है। अगर 2 गुणा 5 नहीं आता तो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे आप n का कोई भी मान रख के देख लेना। ठीक है, ये तो एक रफ वर्क था। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है, हमें 4 के अभाज्य गुणनखंड करके देखने। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लिख देते हैं पहले इसमें किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में, ये अभाज्य है भाई, अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 का आना अनिवार्य है, या फिर कहें कि 2 और 5 जब आएंगे तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये एक तरह से इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में भी है, और आप इसको नोट करके एक बार लिख लेना और याद कर लेना कि क्या चीज है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त करनी है तो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2 और 5 आना चाहिए। अभी मैंने आपको समझाया कि क्यों आना चाहिए, क्या वजह है। ठीक है, तो हम क्या करके देखते हैं, 4 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। इस प्रकार करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 बार भाग जाएगा और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की घात 2। ठीक है, आगे करके तो क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या कभी 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। कितने भी मान रख के देख लो आप n के, 1 से लेकर आप चाहे कितने भी मान अनंत तक रख के देख लो, उसका इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। और अभी हमने देखा कि जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे तब तक ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है, कुछ खास नहीं है इन क्वेश्चंस में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यहां आप लिख दें कि 4n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में 5 विद्यमान नहीं है, क्योंकि 2 तो आ ही गया लेकिन 5 विद्यमान नहीं है। अतः यह n के किसी भी मान के लिए क्या नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में भी है, उसको आप करके ट्राई करके देखना कि किस प्रकार करना है। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। प्राकृत संख्याएं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई थी कि क्या होती हैं, प्राकृत, पूर्ण, जो भी सारी संख्याएं पढ़ा दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन है, आपको अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। अगर अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अगर दोनों आ जाते हैं तो रियल, भाई 2 और 5 आ गए तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, नॉर्मल सी बात है। और 10 बनेगा तो 0 तो आ ही रहेगा एक पे। ठीक है, या अब चाहे 2 और 5 कितनी भी बार आ जाएं, ठीक है, इस प्रकार 100 बन जाएगा। हमें क्या लाना है, हमें तो इकाई का अंक 0 देखना है, तो हमें केवल इससे मतलब है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5, या कहें 2 और 5 आना जरूरी है। जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आ जाते तब तक वो इकाई के अंक उसका कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था। इसी तरह का एक प्रश्नावली में भी सवाल है, उसको आप करके देखना, वो आपके क्वेश्चंस। और ये एक चीज और ध्यान रखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें लिखना ज्यादा है, मतलब हिंदी के चीज है जो ज्यादा है, मैथ कम है, तो ये कॉन्सेप्चुअली होने चाहिए।
कॉन्सेप्ट जब तक आपको इसका समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको रटने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमें हर चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता आप इन लाइनों को रटने की कोशिश करोगे, और जब तक रटोगे तो पता नहीं वो कब तक याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है। और मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन है कि कोई भी चीज एग्जाम देने के बाद भी याद रहे, उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। हमेशा वो चीज आपके कंठस्थ रहे, इस तरह आपको पढ़ना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। इसमें क्या करना है हमें, तो क्या लिखा हुआ है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप छोटी क्लासों में करते आए हो कि किस प्रकार एचसीएफ और एलसीएम निकलते हैं, उसी तरीके से हम दोबारा निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है भाई, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, हिंदी में बोलते हैं इसको। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इनको किस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करते थे, ये आपने इससे पिछले वाली क्लास में भी देखे हैं कि किस प्रकार 9th क्लास में आपने अभाज्य गुणनखंड कर करके एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, ठीक है। वही तरीका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कुछ खास कठिन नहीं है, ये काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो 6 और 20 क्या क्या संख्या है, 6 और 20 अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं इस प्रकार। इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और 20 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 10 बार। 10 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। और 5 में 5 का भाग 1 बार, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, सॉरी 20 है ये, 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। इसको वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, और 20 को 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, ठीक है। इस प्रकार हम करते आए हैं। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखे भी थे कि विभाजन एल्गोरिथम विधि से हमने कैसे निकाले थे। अब हम किससे निकालेंगे, उससे, ये जो आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसमें कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कॉमन होता है, कॉमन गुणनखंड जो है। तो कॉमन के लिए यहां 3 एक बार है, लेकिन यहां 3 एक बार भी नहीं है, तो 3 तो होना ही नहीं है। 2 एक बार है, यहां 2 2 बार है, लेकिन कॉमन के लिए सबसे कम घात देखते हैं अपन भाई। ऐसे ही तो देखोगे ना आप कॉमन, कि 20 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5, और ये है 6 को लिख दिया 2 गुणा 3, तो 2, ऐसे ही तो कॉमन देखते हो गया आप। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 की घात 2 आ गया तो 2 की घात 2 कॉमन है, नहीं, जो दोनों में हो कॉमन वो होता है। दोनों में 2 एक ही बार है, ठीक है। तो कॉमन कितनी बार है, 1 बार है, तो एचसीएफ तो कितना हो गया इसका, 2 हो गया। 6 और 20 का एचसीएफ कितना है, 2 है। एलसीएम के लिए हम कैसे देखते हैं भाई, मैं तो ऐसे देखता हूं कि सबसे पहले मैं जो बड़ी संख्या के जितने भी गुणनखंड है उनको लिख देता हूं, ठीक है। अब आप पता नहीं कैसे देखते होगे, लेकिन एलसीएम के लिए आपको क्या देखना है कि सारी संख्याएं लिखनी है जितनी बार भी हैं, और कैसे लिखनी है, अधिकतम घात के साथ लिखनी है। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 लिखा हुआ है, लेकिन 2 की घात कितनी है, 2 है, ठीक है। और 5 एक बार ही घात है, अधिकतम घात लेके चलनी, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि जब मेरा जो तरीका है वो और भी अच्छा है कि सबसे पहले बड़ी संख्या को लिख दो, सबसे पहले बड़ी संख्या को, तो मैं क्या क्या लिखता, 2 गुणा 2 गुणा 5, इस तरह लिखता। अब मैं देखता कि इसमें से क्या नहीं आया, 3 नहीं आया, तो उस 3 को और लिख दो, ठीक है। ये होता है एलसीएम। वही चीज यहां है, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी देख सकते हो कि पहले जो बड़ी संख्या लिखी हुई है उसके बाद जो गुणनखंडों को लिख दो, उसके बाद देखो कि छोटी संख्या में से कौन सा वाला नहीं आया है, ठीक है। 3 नहीं आया था, मैंने यहां पर 3 लिख दिया था, तो एलसीएम कितना हो गया इसका, 4 तिया 12 पंजे 60, ठीक है। ये इसका एलसीएम है। ये तरीके होते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि आप सीखते आए हो, कुछ कठिन नहीं है आपके लिए, कोई नई चीज नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या बोला है,
HCF ज्ञात करो और फिर एलसीएम ज्ञात करो, तो कुछ और तरीका होगा, क्योंकि ये भी तो बोल सकता था कि HCF और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, कैसे देखते हैं हम। देखो, एक तरीका एलसीएम निकालने का या HCF निकालने का ऐसे भी होता है, एलसीएम गुणा HCF किसके बराबर आता है, ए गुणा बी। ए गुणा बी क्या है, यहां पर ये दोनों संख्याएं हैं, यानी कि HCF अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ए गुणा बी बटे एलसीएम, ऐसे निकाल सकते हो। और एलसीएम अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, ए गुणा बी बटे HCF, क्योंकि HCF को इसके बटे में ले जाएंगे तो एलसीएम बचेगा इधर, और अगर HCF को ले जाएंगे तो इधर एलसीएम बच जाएगा। तो ये सूत्र है, एक ही सूत्र है वैसे तो ये, लेकिन मैंने इसको तीन तरीके से केवल आपको खोल के दिखाया है कि किस तरह निकालते हैं। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, HCF 96 और 404 का किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करते हैं भाई अभाज्य गुणनखंड, 96 और 404। ठीक है, तो 96 में 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 और 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। और अब 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 96 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि ये क्या है, 2 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5, 2 की घात 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब करते हैं 404 के, तो 404 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 202 बार जाएगा। 202 में भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 101 में। अब आप थोड़ा सोचो 101 में किसका भाग जाएगा भाई, 101 में 101 का ही भाग जाएगा, घबराए नहीं। ठीक है, 101 को हम कैसे लिख सकते हैं, 101 को मैं लिख दूं यहां पर 2 की घात 2 गुणा 101, ऐसे लिख सकता हूं। अब हम देखते हैं कि HCF क्या है, क्योंकि हमें पहले HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या है भाई, हिंदी में बोले तो उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 3 तो दोनों में नहीं है, 101 भी दोनों में नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है 2 है, लेकिन कितनी बार है वो देखते हैं। 2 की घात 2 है यहाँ, और यहाँ 2 की घात 5 है, तो कॉमन क्या है, 2 की घात 2 कॉमन है ना। ठीक है, अगर ज्यादा घात है तो वो तो कॉमन आ ही नहीं सकती। 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में से अगर हम कॉमन लें तो कम वाला ही तो कॉमन आ सकता है, ज्यादा वाले को कॉमन थोड़ी लोगे आप। तो HCF इसका क्या हो गया भाई, HCF हो गया इसका 2 की घात 2 यानी कि 4। ठीक है, अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था आपको। ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि ज्ञात HCF ज्ञात करो और फिर एलसीएम ज्ञात करो, तो वो सूत्र से करवा रहा है। ठीक है, एलसीएम के लिए ये वाला सूत्र काम में आएगा। क्या सूत्र है, ए गुणा बी। मैंने बता दिया ए और बी यहां पर क्या है, दोनों संख्याएं हैं जो आपको क्वेश्चन में मिली है। इस तरह ही 3 का और होता है कि 3 संख्याएं मिले तो, लेकिन उसके लिए सूत्र अलग है, वो आपके शायद सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, इस तरह के जो भी है ये एक ही सूत्र है। तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम के लिए क्या सूत्र है भाई, ए गुणा बी बटे HCF। ए गुणा बी क्या है, 96 है ए की जगह, और बी की जगह है 404। HCF अभी अपन ने निकाला है, कितना आया, 4 है। ठीक है, तो 4 को इससे काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 101 बार। ठीक है, तो 96 को 101 से गुणा करेंगे तो 96 को 1 से गुणा करा तो 96, और वापस 1 से करा तो 96, तो ये कितना आएगा, 96। ये क्या है, इसका एलसीएम है। इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन में करके दिखाया था मैं उस तरह भी करके दिखा देता हूं। पहले आप क्या करो, बड़ी संख्या जो भी है उसके देख लिया हमने क्या क्या गुणनखंड है, 2 की घात 2 और 101। अब इसमें देखो क्या क्या बच रहा है, एक तो 3 बच रहा है। ठीक है, और एक ये 2 की घात 3 इसमें से भी तो बचेगा, क्योंकि अपन ने 2 की घात 2 ही तो लिए, 2 और 3 2 और बच रहे ना, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में से 2 की घात 2 तो ले लिया, यहां ले लिया इसमें, लेकिन 3 वाले और बच रहे हैं ना अभी। तो 101 को कैसे लिख सकते हैं भाई, इस तरह 2 की घात 2 का मतलब 4 और 101, 4 गुणा 101 और 3
गुणा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 4×3=12, 4×2=8, सॉरी, ठीक है। इस तरह भी आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। इसको गुणा कर लेना 96, 96 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह करना है तो इससे करेंगे, ठीक है। ये था एक सूत्र, इसको याद कर लेना आप। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये रफ वर्क आपको उतारना नहीं है, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको आप ना उतारें, केवल यहां तक का ही सॉल्यूशन है इधर वाला, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में उतारें और ये सूत्र भी आप अपनी कॉपी में लिख लें और याद भी कर लें ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। क्या दिया हुआ है, संख्या 6, 72, 120, तीन संख्याएं दी हुई हैं, उनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि को थोड़ा डीपली इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि आप शायद 7th क्लास में ही शुरू कर देते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, और इससे पिछली क्लास में आपने अभाज्य गुणनखंड विधि से 9th क्लास में मतलब खूब एचसीएफ निकाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से सीखा है आपने, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा डीपली समझना हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। मैं तो केवल यही सोच के नहीं समझा रहा हूं थोड़ा डीपली क्योंकि बच्चों को आता होगा, ठीक है। तो 72 में 2 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। 2 का भाग 36 में 18 बार जाता है, 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार, ठीक है। एक आने पे हमारे ये खत्म हो ही जाता है, आपको पता है। 120 में भाग दे तो 2 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा भाई, 60 बार जाएगा। और 60 में 2 का भाग 30 बार, 30 में 2 का भाग 15 बार, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है तो 3 का दे, 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और 5 का भाग 5 में 1 बार, ठीक है। लिखते हैं 6 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2×3 लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरी संख्या है हमारे पास 72, 72 को लिख सकते हैं 2×2×2×3×3। 120 को क्या लिख सकते हैं, 2×2×2×3×5। क्या देखना है हमें, एचसीएफ देखना है, फिर देखेंगे हम एलसीएम। एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं भाई, क्या कॉमन आ रहा है वही देखते हैं ना। कॉमन आ रहा है जो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा आप यहां देखो 3 भी कॉमन है। क्या कॉमन है, 3, देखो, ठीक है। तो 2×3 इसका क्या हो गया, एचसीएफ होगा, यानी 6 हो गया। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करो, 120 बड़ी संख्या है तो उसके सारे अभाज्य गुणनखंड लिख दो। इस 2 की घात, इसको ऐसे लिख दूं मैं 2 की घात 3, ठीक है। बात वही है, 2×2 3 बार लिख लो और चाहे 2 की घात 3 लिख दो। 3×5, इनकी घातें कितनी है, 1 1 है। अब देखो इसको तो मैं पहले यहां लिख ही देता हूं, यानी कि ये क्या है, 2 की घात 3×3×5, ठीक है। ये तो ये है। अब आप देखो कि जो बची हुई संख्याएं हैं जैसे 72 और 6, इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें आपने क्या नहीं लिया है, उनमें से क्या बच गया जो हमने इसमें नहीं लिखा, उसको और लिखते हैं और आपका एलसीएम आ जाता है। तो ये 3×3 या फिर मैं कहूं 3 की घात 2, ठीक है। 120 में ये तो हमने लिख दिया एलसीएम में पहले ही। अब हम देखते हैं 72 में से हमने क्या नहीं लिया है। 72 के जो अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं 2×2×2 और 3 की घात 2, तो उसमें से क्या है जो हमारे 120 के अभाज्य गुणनखंडों में नहीं आया, जो नहीं आया उसको लिख देते हैं बस। 2 की घात 3 ही हो रहा है इसका मतलब भी, तो 2 की घात 3 तो हमने लिख ही दिया भाई, पहले लिख दिया। 3 की घात कितनी है, 2 है, लेकिन हमने 3 की घात केवल 1 ली है तो एक बार 3 और लिखना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम घात लेते हैं। मैंने आपको बता दिया एलसीएम में मैक्सिमम घात आती है, ठीक है। याद रखना आप, एलसीएम में क्या आती है, मैक्सिमम पावर आती है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या आती है, मिनिमम पावर आती है। ये आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसमें से तो सब कुछ आ ही गया। अब क्या है, 3 एक बार और लिख दिया। अब हमने 5 लिखा था, 5 किसी में है नहीं तो अपना सही है। ये हो गया क्या, एलसीएम। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, 8 या 24 और 24 × 15, 24 × 15
तो 15 चौके 60 की 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, कितने आ गए 360। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर 8 का सॉल्यूशन है। इस तरह आप मेरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो आपका अगर एलसीएम का कोई तरीका है आप वो भी अपना सकते हो। मेरा तरीका मुझे तो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप भी बताना कमेंट करके कि आपका तरीका थोड़ा यूनिक है। मैं सबसे पहले बड़ी संख्या के जितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनको लिख देता हूं, उसके बाद छोटी संख्याओं में से देखता हूं कि क्या क्या है जो मैंने उसमें नहीं लिखा। ठीक है, ये मेरा तरीका एलसीएम निकालने का है। आप जैसे भी निकालते हो आपकी इच्छा है, लेकिन इसमें आप वो नियम मत लगा देना बस कि a गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, जो मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था। लेकिन उसमें आपने देखा होगा 2 संख्याएं थी, यहां हमारे पास कितनी है 3 संख्याएं, तो a गुणा बी गुणा सी। ठीक है, इसके लिए नहीं है ये केवल 2 संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए आपके सिलेबस में शायद नहीं है, अगर होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए अलग सूत्र है, वो हम बाद में देखेंगे। इस तरह आप निकाल सकते हैं, आपका कोई तरीका हो आप उस तरह निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको अगर थोड़ा डीपली समझनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि भाई बच्चे 9th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 7th में भी अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा इतना डीपली नहीं समझा रहा हूँ इसको। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आप ये भाग भाग कैसे देते हो, जो भी है, जिस भी बच्चे को समझ में ना आता हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी एक भी क्लास छूटे नहीं, टाइम टू टाइम आपकी क्लास लग जाए, आपको क्लास मिल जाए। ठीक है, और एक और चीज मैं हमेशा लास्ट वीडियो में यही कहता हूं कि भाई इस वीडियो को आप उन बच्चों तक जरूर भेज दे जो अब की बार 10th क्लास में है। क्यों कहता हूं, क्योंकि बच्चों की अभी छुट्टी आई हुई है, वो आराम से घर पे बैठे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक क्लास के साथ वो पढ़ सकते हैं, इसलिए उनका फायदा हो जाएगा, उनको थोड़ा मतलब ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी बाद में करने में, अभी से करते रहेंगे तो चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर आपका कोई रिलेटिव 10th क्लास में हो या उनके बच्चे वगैरह हो तो उन तक भेज देना, ताकि उनका फायदा हो जाए और हमें उत्साह मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस ज्यादा होते हैं तो हमें उत्साह मिलता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और क्या करेंगे उसमें करेंगे हम 1.2 के जो भी क्वेश्चंस हैं हम कल उनको देखेंगे। वैसे अगर आप अब चाहो तो 1.2 को HW यानी होमवर्क के रूप में ले सकते हो, होमवर्क के रूप में आप उसको करके देखना कि आपसे 1.2 के कितने क्वेश्चन होते हैं कितने नहीं होते हैं। अगर आपसे पूरी 1.2 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होती है तो मैं तो पूरे कराऊंगा ही। खैर अगर आपसे जो भी क्वेश्चन ना हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको थोड़ा और डीपली समझाऊंगा, और जो क्वेश्चंस हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।